डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री। 11 की केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्या था? सन 1913 में बोर ने, नील्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन किया और संशोधन करके उसका विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। तो 1913 में नील्स बोर द्वारा दिया गया यह मॉडल परमाणु का नील्स बोर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल कहलाया। इस मॉडल के अनुसार क्या हुआ, देखिए। ये मॉडल कुछ पूर्ण रूप से लगभग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। तो इसका पहला पॉइंट है, बोर के मॉडल के अनुसार हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। बोर के मॉडल का पहला पॉइंट पढ़ेंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं को अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को हम KLMN कोष भी कहते हैं। इन्हें KLMN या फिर 1, 2, 3, 4 आदि अंकों द्वारा व्यक्त करते हैं, से दर्शाते हैं। तो देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कोई परमाणु का नाभिक है, ये हो गया नाभिक। तो परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तो ये कक्षाएं 1, 2, 3 और 4 होती हैं लगभग। तो पहली कक्षा को हम कहते हैं K या फिर इसे 1 भी कहते हैं, इसकी क्रम संख्या 1 है। फिर दूसरी कक्षा को L कहते हैं, इसकी क्रम संख्या 2 है। और तीसरी कक्षा को M कहते हैं, इसकी क्रम संख्या 3 है। तथा चौथी कक्षा को N कहते हैं, जिसकी क्रम संख्या 4 होती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं या घूमते रहते हैं। और इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? अनुमत ऊर्जा स्तर, और इन्हें KLMN या फिर 1, 2, 3, 4 नंबरों से डिनोट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी निश्चित कक्षा में, यानी KLM या N, किसी भी निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। लिखेंगे, किसी निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं
जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो, h/2 का पूर्ण गुणज हो। अब यदि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और वेग v है, तथा उसकी त्रिज्या r है, तो mvr बराबर nh/2 होना चाहिए। mvr बराबर nh/2 होना चाहिए। जहाँ n क्या है, n कक्षा की क्रम संख्या है, यानी कक्षा अगर k है तो उसकी क्रम संख्या ये हो जाएगी, अगर l है तो 2 हो जाएगी। और h क्या है, प्लांक नियतांक, तो यहाँ लिख देंगे n, जहाँ n कक्षा की क्रम संख्या है और h प्लांक नियतांक है। चौथा पॉइंट है हमारा, बोर ने बताया कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा की कक्षाओं में ही रहते हैं। जिस कोष की ऊर्जा या जिस कक्षा की ऊर्जा कम होती है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रहते हैं। तो लिखेंगे सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षाओं में रहते हैं। तथा यह अवस्था यानी निम्न ऊर्जा स्तर में रहने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, मूल अवस्था। तथा यह अवस्था परमाणु की मूल अवस्था कहलाती है। अगला पॉइंट है हमारा कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा की तरफ उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी बाहर से ऊर्जा ली जाती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है।
ये हो गया बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई, तो पढ़ेंगे हम बोर के मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमियां। पहली कमी क्या थी देखेंगे, बोर का मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सका, यानी कि जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हो उन्हीं की व्याख्या कर सका। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या करने में ये असफल रहा। तो लिखेंगे कि बोर का मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं व आयनों की व्याख्या ही कर सका। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं व आयनों की व्याख्या करने में यह असफल रहा। दूसरी कमी क्या थी कि बोर का मॉडल अणुओं के मध्य बंध बनने की प्रक्रिया को नहीं बता सका, यानी बोर के मॉडल से किसी अणु में कौन सा बंध बनता है या बंध बनने की किसी भी प्रक्रिया की व्याख्या करने में असफल रहा। तो लिखेंगे अणुओं के मध्य आबंध की व्याख्या करने में बोर मॉडल असफल रहा। और तीसरा है यह मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। यह मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या करने में असफल रहा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। तो हो गया हमारा बोर का परमाणु मॉडल के बारे में हमने पढ़ा, और बोर के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कोष तथा उपकोष के बारे में।